रिमेम्बरिंग दी। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें क्योंकि कई दिन के बाद क्लास कर रहे हैं। ठीक है। हाँ। हम्म। तो हमने बेटा पॉली एटॉमिक और मोनो एटॉमिक के लिए थर्मल स्टेबिलिटी डिस्कस की थी, ठीक है ना। और हाँ सर। एटॉमिक के लिए भी की थी। तो पॉली एटॉमिक के लिए जो ऑर्डर आ रहा था वो कैसा आ रहा था? डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। हाँ ये ऑर्डर आ रहा था। और मोनो एटॉमिक के लिए डाउन द ग्रुप डिक्रीजिंग वाला ऑर्डर आ रहा था, याद है? डिक्रीज। ये वाला आ रहा था। हाँ सर। मैंने आपको एक जुगाड़ बताया था। क्या बताया था? कि बस इसको याद रखिए, दोनों हो जाएगा। हाँ सर। पोलो एटॉमिक में हाँ ये सर। वाला निशान आता है और मोनो एटॉमिक में ये आता है। फिर हमने डिस्कस किया था डाई एटॉमिक का। तो डाई एटॉमिक के अंदर यानी यहाँ पर भी हमें थर्मल स्टेबिलिटी और जो कि हम पढ़ चुके हैं वो देखना है। तो डाई एटॉमिक भी पॉली एटॉमिक की तरह बिहेव करते हैं फॉर थर्मल स्टेबिलिटी। यानी यहाँ स्टेबिलिटी। ऑर्डर आएगा, कैसा आएगा? ये वाला है, ठीक है। हाँ सर। अभी हम आगे सोलिबिलिटी पढ़ेंगे तो उसके अंदर ऑर्डर जो आता है वो मोनो एटॉमिक वाला आता है, तो वो ये वाला आएगा। ओके सर। इसी पे एक साथ बता दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ मैं सर। हमने क्या डिस्कस किया था? एसिडिक कैरेक्टर डिस्कस किया था। ओके। एसिडिक हाँ कैरेक्टर में क्या डिस्कस किया था, याद आया? सर, जो चार्ज डायरेक्ट डेंसिटी होती है होते जैसे और डाउन द ग्रुप बढ़ती है। कैरेक्टर डिक्रीज करता है। हाँ सर। इसके पीछे की केमिस्ट्री भी पढ़ी थी हमने। क्या पढ़ी थी? ये हाँ रही सर। कि जितना ज्यादा जो पोलराइजिंग चार्ज। होगी हमारे कैटायन की, उतना ही वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये वाला बॉन्ड O और H यस। का पोलराइज हो जाएगा तो ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो ये ब्रेक होकर के H हाँ पॉजिटिव सर, एक। तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो पोलराइजिंग पावर डाउन द ग्रुप क्योंकि डिक्रीज करती है, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर हाँ भी सर। डिक्रीज कर रहा है। यही ऑर्डर लिखा था हाँ हमने, सर। कोई खास बात नहीं इसके अंदर। हाँ सर। हर जगह यही होगा। ओके। अच्छा, इसमें एक स्पेशल यस। मैंने क्या किया था? डी ब्लॉक मेटल को भी इंक्लूड कर दिया था। तो डी ब्लॉक का हमको मालूम है पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है एस ब्लॉक से। क्यों ज्यादा होती है बेटा? क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर सर, क्योंकि डी ब्लॉक ऑर्बिटल बहुत ही वो होता है, मतलब उसकी शील्डिंग बहुत कम होती है। कम होती है और उसकी वजह से प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में आ रहे होते हैं। तो वो प्रोटॉन की वजह हाँ से, सर। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस पावर को हम लोग क्या कहते हैं? जेड इफेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। ये फाई जिसको हम बोलते हैं, साथ में चाहे पीपी लिख लीजिए, पीपी भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। तो इसलिए जो है वो निकिल की ज्यादा पोलराइजिंग पावर है तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। नॉन मेटल में क्या बताया था बेटा? नॉन मेटल के अंदर ये बताया था कि अगर नॉन मेटल जो सेंट्रल एटम की तरह काम कर रहा है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर मतलब यहाँ पे हाँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से होता है। इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी को नॉन मेटल्स की हम लोग क्या हाँ कहते सर। हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो अगर यस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी सेंट्रल एटम की तो उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो है वैसा ही, बढ़ जाए, यस सर। है ना। है वही चीज, पोलराइजिंग पावर वाला है भी। लेकिन पोलराइजिंग पावर हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? मेटल्स के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस यस सर। करते हैं? नॉन मेटल्स के लिए करते हैं। ओके, यस। चलिए। यस। फिर उसके बाद हमने एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे। तो क्या बताया था इसके बारे में? कि जितना कितना ज्यादा ज्यादा
ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज यस बढ़ेगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन को अब देना नहीं चाह रहा है, बल्कि क्या करना चाह रहा है, अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। तो इस यस वजह से जब वो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहा है तो वही पोलराइजिंग पावर बढ़ गई इसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। तो बढ़ गई तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक होता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होता है? सर न्यूट्रल। न्यूट्रल हाँ याद रखिए, इसके ऊपर मतलब 10-20 मरतबा क्वेश्चन आ चुका है, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सा है। तो 2-3 ही है पूरे हमारे कोर्स में, उसमें से एक मोनो ऑक्साइड है, तो याद रखना है। ठीक है। यस अब देखिए एक ये भी एग्जांपल मैंने दिया था, इसमें भी देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है क्लोरीन का, तो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बढ़ रहा है। ओके। यहाँ नाइट्रोजन का ओके सर मैंने एग्जांपल कराया था, तो इसमें भी देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है या जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो इस वजह हाँ से सर क्या हो जाएगा, और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ये भी एक तीसरा केस कराया था। अब एक चौथा केस में डी ब्लॉक एलिमेंट का करा रहा था, ये और कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना। ओके सर हाँ। तो आइए, तो मैग्नीज का ये ऑक्साइड है, मैग्नीज के और ऑक्साइड का नाम सुना है आपने? MnO2 MnO2 एन 2O3। ठीक है। यस फिर और MnO2, फिर सर Mn2O7। डाउट है सर यस। डी ब्लॉक तो एक मेटल होता है ना सर। हाँ डी ब्लॉक मेटल्स होते हैं, यस, यू आर राइट। तो हम तो यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड की बात कर रहे हैं ना, हाँ तो तो फिर बेटा मैंने इसमें हेडिंग फिर आ डाली है गया ना ये। डी ब्लॉक की, ये नई ओके हेडिंग के अंडर पढ़ रहे हैं ठीक ना हम लोग। ओके डी सर ब्लॉक ठीक में भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जल्दी जल्दी ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए सबका। यहाँ पे मैग्नीज। पहले में होगा +2, यस। फिर होगा +3, यस। फिर होगा +4, यस। फिर होगा +7। +7। तो अब क्या ऑर्डर होना चाहिए कि अगर ऑक्सीडेशन अब स्टेट, इसको चाहे तो एक स्टेटमेंट ज्यादा है, लिख लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है तो क्या होता है, एसिडिक एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है। तो ये एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान हो गया याद रखना, और कितना आसान हो गया हाँ आंसर करना। ठीक है ना। ये यस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल्स हैं। ऊपर नॉन मेटल्स हमने लिए थे वेरिएबल स्टेट वाले। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा गया है। क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, डाइक्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, फिर क्रोमियम डाई ऑक्साइड, फिर Cr O3 क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2, +2 +3, +4, और इसकी हाईएस्ट जो होती है +6 होती है, मैग्नीज प्लस +7 होती है। ठीक है ना। तो ये यस हुआ। तो इसमें भी ऑर्डर ये हो गया। ओके। अब ओके सर देखिए इसमें एक बात और याद रखने वाली है, ये वाला ऑक्साइड जो इसका शुरू वाला है, ये दोनों के दोनों बेसिक हैं। क्या है? बेसिक। यस और ये जो लास्ट वाले हैं ये एसिडिक हैं। और बीच के बीच वालों को क्या होना चाहिए, इनको बीच वाला होना चाहिए, मतलब न्यूट्रल है कि। न्यूट्रिक।
ठीक है ना। ओके ये मौका देख के रंग बदल लेते हैं। जहाँ एसिड है ओके सर। तो वहां पे बेस की तरह काम कर जाते हैं, जहाँ मीडियम बेसिक है वहां एसिड की तरह काम कर जाते हैं। ओके सर। ठीक है, चलिए, यस सर। वेरी गुड। कुछ और मेटल्स है बेटा, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये समझ लिए कुछ डी ब्लॉक में भी हम यही रिपीट करने वाले हैं, कुछ पी ब्लॉक में करने वाले हैं। तो ये मत समझिए जो हम जो है ये कोटा के अंदर 50 लेक्चर में पढ़ाया जाता है, केमिकल बॉन्डिंग। हम्म। समझ रहे हैं। तो इसलिए ओके सर। लंबा हो रहा है क्योंकि इसके अंदर इतना डिटेल में हम लोग हर एंगल से डिस्कस कर रहे हैं कि ये आपका समझ लिए इनऑर्गेनिक का एक बहुत बड़ा पार्ट आप 11 12 दोनों कवर कर ले रहे हैं, और ये सारी चीजें बार बार रिपीट होने वाली। तो इसलिए आपको कोई चीज भी छोड़नी नहीं है, सब याद रखनी है। और याद रखने का तरीका यह है बेटा, आप सोने से पहले एक बार जरूर किताब कॉपी खोल करके देख लिया करिए। ठीक है। ठीक। हाँ। अब कुछ और एम्फोटरिक जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके नाम भी एक कोने में आपके लिखे होने चाहिए, तो वो भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ऑक्साइड। तो न्यूट्रल के भी लिख सकते हैं क्या एक बार? हाँ, न्यूट्रल वाले भी लिख देंगे, ये पहले एम्फोटरिक लिख देते हैं। ठीक। Pb, Zn, बेरिलियम। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो इस एक एलिमेंट पे कितनी मर्तबा क्वेश्चन आ चुके हैं। इसकी क्या खास बात है, देखिए यहीं पे अभी बताता हूँ आपको। इसकी खास बात यह है कि बेरिलियम एक वाहिद ऐसा एल्कलाइन अर्थ मेटल है जो कि बेसिक नहीं है, एम्फोटरिक है। ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, सेकंड ग्रुप का। हाँ सर। इसके नीचे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम सब आते हैं, वो सब एल्कली है। ये एम्फोटरिक है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों सर? इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है ना, अभी तो हम पढ़ रहे हैं पोलराइजिंग पावर पे डिपेंड करता है एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक सर कैरेक्टर। सर तो ऐसा। बेरिलियम सबसे ऊपर होता है, वॉल्यूम बहुत कम, चार्ज दो ही है, तो इसलिए इसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ गई। पोलराइजिंग पावर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, चार्ज डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। याद आया। हाँ सर। सर आई। ऐसा भी हो सकता है क्या कि इसका जो डायगोनल रिलेशनशिप है बेरिलियम का वो एल्यूमिनियम के साथ है, शायद इसलिए। वो भी तो इसके साइज की वजह से और चार्ज की वजह से ही है ना, वो डायगोनल रिलेशनशिप भी तो वो साइज की वजह से ही तो है। ओके सर। डायगोनल रिलेशनशिप डिपेंड्स अपॉन साइज, साइज डज नॉट डिपेंड ऑन डायगोनल ओ रिलेशनशिप। ठीक है ना। चार्ज अपॉन ठीक। वॉल्यूम, बेसिक जो यस। कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो ये जो हमारी पोलराइजिंग पावर है, ये इसकी सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रखा तो गया है एल्कलाइन अर्थ मेटल में, लेकिन इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोला जाता। समझ रहे हैं। अगर हमसे पूछा जाए विच एलिमेंट इज नॉट एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो हमारे दिमाग में बेरिलियम। क्लैरिटी चाहिए कि बेरिलियम है। बावजूद इसके वो इसलिए रखा गया है क्योंकि वो सेकंड ग्रुप का है, उसके एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और वो सारे नीचे के एलिमेंट से मैच कर रहे हैं, इस वजह से वहां रखा गया है। प्रॉपर्टी वाइज जो है वो नहीं मैच कर रहा है उनको। मेरी बात समझ में आ रही है। यस सर। तो इसको जो है याद रखना है। बेरिलियम एक स्पेशल केस है। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम हो गया, फिर उसके बाद गैलियम हो गया, फिर उसके बाद टीन हो गया। तो इतने से हमारा काम चल जाएगा। बाकी ऊपर जो हमने दो तीन पढ़े हैं, क्रोमियम और मैग्नीज वाले, तो ये पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए है। और ये वाले जो मेटल है ओके सर। किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, ठीक है, ये तो वो एम्फोटेरिक अब की तरह ही एम्फोटेरिक काम है। करते हैं। ओके।
चलिए अब ओके आप कह रहे थे न्यूट्रल वाला, तो न्यूट्रल वाला भी लिख देते हैं। वो तीन है सिर्फ, तो एक हमने कौन सा पढ़ा था, वो तो आप बता ही दीजिए। सर, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका एक नाम भी होता है, मैंने शायद बताया था पहले, आपको याद है? नहीं लाफिंग सर। गैस, लाफिंग गैस। ओ हाँ, लाफिंग गैस, यस। दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड ओके सर। कहते हैं इसको। ये तीनों के तीनों न्यूट्रल हैं। एक वैसे कुछ किताबों में और लिखा होता है, कुछ में नहीं लिखा होता है। वो बताइए, वो सबको ही जानता है, वो कौन सा ऑक्साइड है न्यूट्रल? आप भी जानते हैं, रोजाना ड्रिंक करते हैं, दिन में 5 बार, 10 6 ओ बार। H2। ठीक है। ओके। हाँ, तो ये हैं 4 न्यूट्रल ऑक्साइड। सर, पर H2 तो एक पोलर कंपाउंड होता है ना सर? हाँ, यस, पोलर होता है, बिल्कुल होता है। तो वो न्यूट्रल कैसे हो पोलर तो सकता है? सारे ही होते हैं भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जहां भी होगा तो वो पोलर होगा। ठीक है हम्म। सर, पर लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तो लेकिन इतना वो पोलैरिटी डिफरेंस का है नहीं। ऐसी नहीं होती है कि वो H पॉजिटिव एक्स्ट्रा दे दे। ठीक है ना? जितना H पॉजिटिव देता है उतना OH नेगेटिव दे देता है, तो न्यूट्रल ही हो गया ना। ओके सर। हम्म। ठीक है। हाँ सर। चलिए इसमें एक चीज और बता देते हैं, जैसे लेड का खास तौर पे केस है। PbO। ठीक है। और एक है ओके सर। PbO2। अब ज्यादा चालाक अगर एग्जामिनर होगा तो कहेगा हाँ कि सर। विच इज मोर एसिडिक या विच इज मोर बेसिक। और आपके दिमाग में ओके। कंफ्यूजन आ जाएगा, ये क्वेश्चन ही गलत है, इसलिए कि ये तो न्यूट्रल, वो एम्फोट्रिक होता है। हाँ सर। ठीक है ना? तो यू आर राइट, लेकिन उसने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो भी गलत नहीं है। विच इज मोर एसिडिक, तो इस पे हमें मालूम है 4 पॉजिटिव चार्ज है, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो PbO2। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्फोट्रिक क्या होता है। ये मेरा मान लीजिए पीएच स्केल है। ठीक है। और हाँ सर। पीएच स्केल में ये मेरा 0 1 और ये 7 है, और फिर उसके बाद ये 13 और 14 है। मोर एसिडिक का मतलब हुआ कि बेसिक के साइड में उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, कम है, और एसिडिक की साइड में ज्यादा है। तो ये हो गया मोर हम्म। एसिड। आई बात समझ में? ओके सर। मोर हाँ सर। बेसिक का मतलब ये है कि बेसिक के तरफ उसकी वैल्यू कम है, वो एसिडिक की तरफ कम है और बेसिक की तरफ ज्यादा है। तो ये हो गया मोर बेसिक। ओके सर। और ये वाला हो गया मोर एसिडिक। तो अब आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों में क्या होगा? PbO2 ज्यादा एसिडिक होगा। यस, ये मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक। ठीक है ना? क्योंकि हमें मालूम हाँ है सर। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले के अंदर पोलैरिटी ज्यादा हो जाती है, तो उसका एसिडिक बिहेवियर बढ़ जाता है। चलिए, अब कभी कभी हमसे डाटा के बेस पे भी पूछ सकता है, अभी तक तो नीट में तो नहीं पूछा है, एडवांस वगैरह में पूछ चुका है, लेकिन पूछने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है, पूछ सकता है। क्या? कि उसने कहा, पहले तो डाटा लिख लेते हैं कि अगर इफ 5 या √5 इज लेस देन 2.1,
ठीक है, ये वैल्यू है। ओके सर। दूसरा, √5 इज greater than 2.1 and √5 less than 3.2। और तीसरा, √5 इज ग्रेटर देन 3.2। अगर ये 5 क्या है, बोलिए बेटा? चार्ज्ड मतलब पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर और चार्ज डेंसिटी। तो अगर ये हाँ पोलराइजिंग पावर 2.1 से कम है तो इसको क्या होना चाहिए? बेसिक अब होना चाहिए। कम है ना पावर? हाँ। हाँ, अंदाजे से भी, अगर नहीं भी बताओ तो अंदाजे से भी हम बता सकते हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है। ओके सर। और इसमें अगर ज्यादा है पोलराइजिंग पावर, ज्यादा का मतलब क्या होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए। एम एसिड। और बीच में और अगर है बीच तो में क्या होना एम्फोटेट। चाहिए? तो एम्फोट्रिक। तो ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो ये यस सर। हमको आइडिया रहना चाहिए। अब आपसे कह देगा, कब सपोज क्वेश्चन में कह दिया, इफ द वैल्यू ऑफ phi is equal to 2.1, then the oxide will be, अब ऑप्शन दे दिया उसने, बेसिक, एम्फोट्रिक, न्यूट्रल, एसिडिक। तो बताइए क्या होगा? सर बेसिक। बेसिक। हम्म। क्योंकि इसका रूट तो 2.1 से कम ही होगा ना सर। हम्म। तो रूट जब हम लेंगे, यस, तो ये कम हो जाएगा। अब बच्चा देखेगा इक्वल टू है और रूट वाला कॉन्सेप्ट उसने दिमाग में नहीं लगाया, तो गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन विल बी बेसिक, बिकॉज √2.1 विल बी लेस देन 2.1। ओके, तो इस टाइप का यस सर। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो बन जाएगा। सर मेरा एक चलिए। डाउट था सर, हाँ बेटा। इस चैप्टर से ही। हाँ। सर अगर हम दो कंपाउंड ले, हम्म। CH और CC, ठीक है। और तो इनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी सर? सी और एच। H। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? तो इसका जो बॉन्ड बनाने में शेल इन्वॉल्व है, कौन सी इन्वॉल्व है? S। एस इन्वॉल्व है। कौन से वाला एस? 1S। 1s इन्वॉल्व है। और इसके अंदर कौन सी शेल इन्वॉल्व है? 2। P। 2 इन्वॉल्व है। ठीक है, इसके अंदर भी 2 हाँ इन्वॉल्व हो, सर। वो चाहे एस हो चाहे पी हो, ओके। तो ये बढ़ जाएगा ना। हाँ सर। पर फिर एक मेरा डाउट था, जो हम्म। CH है उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हम्म। बहुत ही कम है, और बॉन्ड ऑर्डर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो अगर हम्म। उसका बॉन्ड ऑर्डर बहुत कम है तो उसका बॉन्ड बॉन्ड लेंथ ज्यादा ऑर्डर होना चाहिए ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, तो CH का बॉन्ड ऑर्डर आता है 0.5, और इसका आता है 3। नहीं सॉरी, 3 नहीं, 2 पॉइंट, सॉरी, 3।
नहीं तो अब आपने तो 2 मुझे आता है, हाँ। सिंगल बॉन्ड दिया है ना। अब आप कहिए कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी है। आप क्वेश्चन भेजिएगा बेटा, तब इसको डिस्कस करेंगे। फिर इस केस नहीं में, सर, सी सिंगल बॉन्ड सी है सर। हाँ तो इस केस में तो यही होगा ना। और जब यहाँ लेंगे तो अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp है, यहाँ पे sp है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर है, तो ये सब चीजें भी रोल प्ले करेगा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये भी हमको देखना होगा, क्या ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, या sp2 हाइब्रिडाइज है, या sp3 हाइब्रिडाइज है। मतलब सीसी होगा उसमें, हाँ। सी सी और सी एच। यस। ठीक है। चलिए, अब हमारा जो नया टॉपिक है वो कलर के ऊपर है, तो लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कल पिछले बार भी, मुझे याद पड़ता है, लेक्चर में बोला था कि कम से कम 10 मरतबा इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड। कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड। आज आपको समझ में आएगा कि कुछ आयनिक कंपाउंड कलर्ड होते हैं और कुछ जो है वो कलरलेस होते हैं, जैसे अपना नमक है। ऐसा हाँ क्यों हो? सर। ठीक है, चलिए। तो देखिए, इसमें लिख लीजिए, शॉर्ट में लिख लेते हैं, हायर द पोलराइजिंग पावर ऑफ आयोनिक कैटायन, ग्रेटर द विल बी वेवलेंथ। विल बी द टेंडेंसी टू शो कलर। ओके। अगर किसी आयनिक कंपाउंड के, अच्छा आप मुझे मीनिंग समझाइए, चलिए। मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा आप दिमाग सर लगाइए। अगर एक कंपाउंड है और उसका कंपाउंड नहीं, आयोनिक कंपाउंड नहीं, कौन सा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड बोलना जरूरी है बेटा, हर कंपाउंड के लिए वैलिड नहीं है ये। ठीक है, तो अगर एक आयोनिक कंपाउंड है, उसमें हम्म। जो आयोनिक कैटायन है, अगर उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो वो यस। ज्यादा टेंडेंसी शो करेगा कलर की। यस। वेरी गुड। पर फिर अब मैं आपको एक सोडियम तो। एग्जांपल दे देता हूँ। ओके। ये चीज हो गई। इसी में चाहे तो एक और वर्ड लिख लेते हैं, एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। सिमिलरली, इफ पोलराइजेशन of anion is high, then ओके। the compound will be colored. अगर मैं इसी को एक सेंटेंस में इस 4 लाइनों को लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, बताइए। अब ये पूरे जो 4 लाइनें लिखी हैं, इससे एक वर्ड निकल रहा है। एक वर्ड निकल रहा है। हायर दी कोवेलेंट कैरेक्टर, ओके। देन हायर विल बी कलर। कलर यही तो टेंडेंसी। बात निकल करके आई दोनों चीजों से। पोलराइजिंग पावर हाँ बढ़ेगी तो भी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, अनायन का पोलराइजेशन बढ़ेगा तो भी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। यस। ठीक है। अब इसी के ऊपर बेस्ड यस। आईआईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन 2 साल पहले,
21 में मैं आपको देता हूं AgF, AgCl, AgBr, AgI। इसमें कलर का ऑर्डर बताइए। AgI का ज्यादा होगा, AgBr का उससे कम, AgCl का उससे। एडवांस का क्वेश्चन आपने कर दिया, लेकिन क्यों होता है ऐसा? क्योंकि AgI कि का, हाँ, अभी तो AgI बेटा में वो एनायन जो है। स्टेटमेंट हमने किया, अभी थोड़ा सा उसको और समझते हैं, उसके और थोड़ा सा डीप में जाते हैं। तो ये हो गया कलर, ठीक है। उसका कलर भी बता देता हूँ मैं, वो भी हमें इतना तो याद रहना चाहिए। ये वाला जो होता है येलो होता है, ठीक है। और ओके ये जो होता है AgBr, ये पेल येलो होता है, ठीक है। AgCl किस कलर ओके। का होता है, ये तो बहुत मर्तबा डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, अब याद होना चाहिए। वाइट, ओ ओके। ठीक है, वाइट PPT बनता है हमेशा, ये डिजोल्व भी नहीं होता है, ठीक है। ओके सर। और AgF जो होता है ये ट्रांसपेरेंट साल्ट के कलर का होता है, लेकिन कुछ बुक में वाइट कलरलेस। लिखा रहता है, तो इसको भी आप वाइट लिख देंगे तो भी चलेगा, दोनों, या कलरलेस लिख दीजिए। ओके। ओके सर, मेरा एक डाउट था सर। हाँ बेटा। इसका और लाइट का जो कलर का वेवलेंथ, उससे क्या रिलेशन है कोवेलेंट कैरेक्टर का? हाँ, अभी बताते हैं बेटा, अभी बताते हैं। वही तो ओके। इसके मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए मैंने NaCl लिया, पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो जरा दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो। 1s2 2s, 1s2, अच्छा 2s2, 2p, 2p6, ठीक। आगे 3s1। जीरो। ओ या एक इसकी क्या हो जाएगी? 3s1। ओ बेटा ns प्लस n है ना, प्लस है, वो ठीक है ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्लोरीन हाँ की क्या हो जाएगी? हाँ सर। 3s2, 1s2 2s2 5 2p, होती है, हाँ लेकिन 6 3s हो जाएगी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज 3p6। है अपने। तो इसका भी ऑक्टेट हाँ सर। कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों का ऑक्टेट हाँ कंप्लीट सर। हो गया ना यहाँ पर, हाँ सर। NaCl के अंदर। तो अब ये तो ना, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब स्टेबल, स्टेबल का मतलब अब ये ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना देना चाहेगा, ना कहीं पे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना चाहेगा, क्योंकि स्टेबल हो गया है। मेरी बात आ रही है समझ यस में? सर। इसीलिए यस। आप इसके ऊपर लाइट का बम्बार्डमेंट करिए तो NaCl का इलेक्ट्रॉन इतना स्टेबल होता है कि वो कहीं पे जंप ही नहीं करता है। तो जब वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, जंप नहीं करता है, तो इसलिए वो कलर नहीं शो करता है। कलर क्यों आता है? इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने से, और फिर वापस जब वो आता है तो उसी वेवलेंथ को वो एमिट करता है, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, तो उससे कलर आता है। ये बात तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कई मरतबा। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ बिकॉज एटम ऑफ द इज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन। वेवलेंथ हाँ को एब्जॉर्ब करता है कलर की, और फिर वापस जब आता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में घूम फिर करके, तो वो उसी को एमिट कर देता है कॉरेस्पॉन्डिंग को, तो वो जो है उसकी हाँ वजह से सर। कलर होता है। यहाँ पे क्योंकि इसका बिल्कुल क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पर